नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी आप सभी का अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमने जहां पे कल मौर्योत्तर काल की चर्चा समाप्त की थी, उसके आगे हमें मौर्योत्तर कालीन संस्कृति और कला के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है अद्वैत आईएएस का निःशुल्क, सभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कि पूरा सामान्य अध्ययन आपको पीवाईक्यू के साथ यूट्यूब पे फ्री मेरे साथ पढ़ाया जाएगा। और मैं अपने अनुभव, जो कि इंटरव्यू 2 बार मैंने दिया है यूपीएससी का, 1 बार दिया है पीसीएस का, उस पूरे अनुभव के साथ आप लोगों के लिए ये तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग स्वयं लाभान्वित होइए, लाइक करिए, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी बातों को रखिए कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और मन लगा के नोट्स बना के पढ़िए। आइए शुरू करते हैं आगे। मौर्योत्तर कालीन संस्कृति। अगर हम मौर्योत्तर कालीन प्रशासन की बात करें तो कुषाण राजाओं ने चीनी शासकों के अनुरूप देवपुत्र शाहिशानुहिक जैसी उपाधियां धारण की, जो दैवीय उत्पत्ति में विश्वास प्रदर्शित करता है। यानी राजा क्या है? देवता से उत्पन्न है। अब देखिए, आप जब भी राजवंश की बात करेंगे तो राजवंश सदैव क्या करता है? ये राज्य के उत्पत्ति और राजा के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की बात करता है। अब दैवीय सिद्धांत क्या है? कि एक राजा है, राजा को नियुक्त बनाया किसने है? ईश्वर ने। किसने? ईश्वर ने। अब ये ईश्वर क्या करेगा? चूंकि बनाया ईश्वर ने है तो राजा किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इस दुनिया में राजा से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। यही बेसिकली राज्य और राजा की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत है। ठीक है। अब मौर्योत्तर काल में अब आप देखेंगे कि लगभग पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री का जब हमने राज्य बनाया, वहां से लेकर के आगे अगर आप देखें तो मिडवल तक यही चलता रहा। रोम के शासकों के समान मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवाकुल भी प्रारंभ हुई मौर्योत्तर काल में। ठीक है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की। यहीं से आपको जागीरें देने की चीजें मिलेंगी। हमने आप कल बात की थी। ठीक है। तो जागीर देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की। अब यहीं से धीरे धीरे जागीरदार होंगे और आगे यही जागीरदार थोड़े से और जब जो है शक्तिशाली होंगे तो क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सामंत। यानी जो सामंतवादी व्यवस्था है उसकी नींव सातवाहन काल में पड़ गई। और अब देखेंगे कि प्रश्न अगर आया कि किस अभिलेख में पहली बार भूमिदान का उल्लेख है, तो आप कह सकते हैं नाना घाट के अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है। किसके समय का ये अभिलेख है? तो आप लोग कहेंगे ये सातवाहनों के समय का अभिलेख है। ठीक है। चलिए, शको तथा पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन चलाना प्रारंभ किया, जिसमें युवराज सत्ता के उपभोग में राजा के बराबर सहभागी होता था। ठीक है। शक और कुषाण लोग पार्थियनों के माध्यम से हखामनी राजवंश का क्षत्रपी प्रणाली भी देश में। अब क्षत्रपी प्रणाली क्या है? कल हमने क्षत्रप की बात की थी जब हमने शकों की बात की थी। ठीक है। भी देश में ले आए। कुषाणों ने प्रांतों में वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया। अब आपको ये चीजें अगर आप देखेंगे तो अब आपको इसको देखना है छत्र प्रणाली क्या है। तो कल के लेक्चर का
जो लिंक है मैं आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी का अगला पार्ट है। अगर कोई पार्ट आपको बीच से देख रहे हैं तो शायद कम समझ में आए, लेकिन आपको अगर तैयारी करनी है, आपको ज्ञान चाहिए इस मुद्दे पर, तो आप शुरू से देखिए कि किस तरह से मौर्योत्तर कालीन जो प्रशासन है, शासन है, उसका विकास होता है। ठीक है। अब यूनानियों ने जो सेनानी शासक, मिलिट्री गवर्नेंस की परिपाटी चलाई, यानी जो राजा है वही क्या है, सेनापति है। राजा ही क्या है, सेनापति है। यानी जो सैन्य शासन व्यवस्था है, जो आज कहीं कहीं पर सैन्य शासन व्यवस्था है, उसकी नींव किसने डाली, यूनानियों ने डाली। ठीक है। मुभांड भवन निर्माण एवं तकनीकी परिवर्तित कराया। ठीक। तो आगे अगर देखें तो शक कुषाण काल में भवन निर्माण में भी काफी प्रगति होती है। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में पहली बार पक्के ईंटों का प्रयोग होता है। ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो खपड़ों का प्रयोग होता है। खपड़ा जो कच्चे घरों में था, फर्श और छत दोनों को बनाने के लिए उसका प्रयोग होता है। ठीक है। कुषाणों ने लाल रंग के मृदभांडों का अधिक प्रयोग किया, रेड मृदभांड। उन्होंने फुहारों और टोटियों वाले पात्रों की शुरुआत की। तो आज आप जितने भी फुहारे और टोटियों वाले पात्र हैं, वो उसका प्रारंभ किसने किया, तो उसका प्रारंभ कुषाणों ने किया। देखिए, शकों और कुषाणों ने क्या किया, पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे भारी कोट। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कनिष्क का एक कोट है जो पूरा जो है यहाँ कंधे से लेके पैर तक है। ठीक है। मध्य एशिया में ये लोग टोपी, हेलमेट, बूट इत्यादि पहनकर युद्ध में जाते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो शक और कुषाणों ने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वरोही सेना और अश्वरोहण की परंपरा बनाई। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देता है। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो सामाजिक दशा कैसी थी, तो इस काल में जो चतुर्वर्णी व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो चतुर्वर्णी व्यवस्था थी वो व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन साथ में शिल्प और वाणिज्य की उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला, क्योंकि अधिकतर क्या थे, शूद्र क्या थे, कारीगर थे। ठीक है। अब जब उनके पास धन आने लगा तो उनकी प्रतिष्ठा में पहले से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार वैश्यों और शूद्रों के बीच का अंतर क्या हो गया, कम हो गया कुछ, क्योंकि उत्पादक कौन हो गए, शूद्र हो गए, बेचने वाले कौन हो गए, वैश्य हो गए। ठीक है। फिर भी मनु ने शूद्रों पर कठोर नियम रखे। उनका कार्य 3 वर्षों की सेवा का ही था। ठीक है। इस काल में विदेशी शासकों को क्या कहा गया, म्लेच्छ कह के पुकारा गया, परंतु इन्हें निम्न क्षत्रिय वर्ण के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि वो शासक हो गए, और शासक हो गए तो भाई हम उन्हें क्षत्रिय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ब्राह्मणवादी जो लोग थे। ठीक है। मुनि यद्यपि कट्टर ब्राह्मणवादी थे, किंतु इनकी स्मृति में लगभग 70 शंकरों का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि वो पर्याप्त यथार्थवादी भी थे। ठीक। अगर इस काल में उस साहित्यों की बात किया जाए तो जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जो कि आप कहेंगे कि चाहे वो भरतनाट्यम हो जाए, ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ से निकला, यही नाट्य जो है कुचिपुड़ी हो जाए, अधिकतर जो हमारे साहित्यिक नाटक हैं, यानी
जो सांस्कृतिक नाटक हैं वो कहाँ से, भरत मुनि के इसी नाट्य शास्त्र से निकले हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए महाभाष्य पतंजलि की रचना है और पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है, जो संस्कृत का ग्रामर है, वो इसी काल की रचना है। गाथा सप्तशती ये प्राकृत भाषा में सातवाहन शासन में रखा गया, इसमें हाल के प्रेम गाथाओं का वर्णन है। ठीक है, यह पुस्तक मुक्तक काव्य का प्राचीन उदाहरण है। मुक्तक काव्य, मुक्त होकर यानी किसी एक कहानी से मुक्त होकर बहुत सारी कहानियों के जो है को एक जगह पे लिखना। उसके अलावा कामसूत्र जिसके वात्स्यायन है, आप देखेंगे ये वो किताब है जिसका अनुवाद दुनिया की सबसे अधिक भाषा में होता है, कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्र एक बेहतर किताब है अगर आप पढ़ने के दृष्टिकोण से ले तो एक बेहतर किताब है। और केवल बेहतर किताब नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों का मान करके उसको 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब जो है जीवन अगर 4 भागों में है, जीवन 4 भागों में विभाजित, समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो समाज में चारों वर्ण हैं वो एक दूसरे पर ही आधारित है, एक दूसरे के अनुपूरक ही हैं, एक दूसरे के अनुरूप ही काम कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरे के बिना किसी का कोई क्या कह सकते अस्तित्व नहीं है। एक दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण है उसने जब ये धर्म बना तो आप देखेंगे कि तो कहा गया कि जो मनुष्य का जीवन है वो 100 साल का है। सबसे पहले 0 से 25 वर्ष में वो विद्या अध्ययन करता है गुरु के घर जाकर। और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कि ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या है बेटा? तो कहा गया ये क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आता है शादी करते हैं लोग, गुरु के घर से आके शादी करते हैं और शादी करके अपना घर परिवार बसाते हैं। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया गृहस्थ। क्या कहा गया? गृहस्थ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आगे अगर देखा जाए तो जब 50 वर्ष के हो गए तो 50 से 75 वर्ष, अब आपने जो है अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब आपको समाज के लिए करने की जरूरत है। तो ये आप चले जाएंगे वानप्रस्थ में। और सबसे अंत में आप कहाँ जाएंगे? तो कहा गया आप चले जाइए, अब आप अपने लिए लीजिए फिर से, अब आप सन्यास ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा? सन्यास ले लीजिए, क्योंकि अब जो है आपको अपने लिए अपने आध्यात्म चिंतन की जरूरत है। तो आप देखेंगे इसमें से जो सबसे बेहतर या यूं कह लीजिए जो सबसे प्रमुख आश्रम की बात की गई वो था गृहस्थ। और इसी गृहस्थ आश्रम से संबंधित ये पुस्तक है जिसका नाम है कामसूत्र। ठीक है, इसके अलावा मनुस्मृति जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसी समय में आप देखेंगे तो जो बुद्ध का जो है बुद्ध चरितम लिखते हैं, अश्वघोष लिखते हैं, सौंदरानंद भी अश्वघोष लिखते हैं। ठीक है, और यह बुद्ध के सौतेले भाई आनंद को बौद्ध में दीक्षित करने के हेतु प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, अब देखेंगे स्वप्न वासव दत्ता किसकी किताब है बेटा? तो भास की किताब। ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्या है? बेसिकली नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा है। ठीक है, भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत नाटक लिखने का श्रेय जाता है। कौन सा? स्वप्न वासव दत्ता। इसके अलावा देखा जाए
तो वृहत कोश है, वृहत कथा कोश, इसके लेखक कौन है? गुणाढ्य है। ठीक है, कौन है बेटा? गुणाढ्य है। इसमें अगर देखें तो मूलतः पैसाची प्राकृत में लिखा गया था और इसके लगभग 1,00,000 का संग्रह, यानी 1,00,000 पचो मतलब छोटे छोटे कथाओं, छोटे छोटे मूलकों का संग्रह है, परंतु दुर्भाग्यवश बृहत कथा का मूल स्वरूप आज नहीं प्राप्त है। कातंत्र क्या है? एक संस्कृत व्याकरण आधारित सर्ववर्मन की रचना है। किसकी? कातंत्र किसकी बेटा? तो सर्ववर्मन की रचना है और जो इसी काल में की गई थी। हाल ही में रानी मलयवर्त के हाल को संस्कृत में सीखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब ये चीजें थी उस समय के जो साहित्य थे। आइए आर्थिक दशाएं देखी जाए। तो जब आर्थिक दशा देखेंगे तो देखिए, मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से भारत का इतिहास का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। ठीक है, इस काल में अगर आप देखेंगे तो शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार की मूलभूत उन्नति हुई, सिक्के अत्यधिक मात्रा में प्रचलित हुए तथा बंदरगाहों एवं राजमार्गों का संपूर्ण भारत में जाल बिछ गया, जो अब बिछ रहा है। ठीक है, इस समय पर भूमिदान की अक्षय निवि प्रणाली शुरू हुई। अक्षय निवि, अब आगे इस शब्द पे बात करेंगे। तो भूमिदान प्रथा किसने शुरू की? तो भूमिदान की प्रथा सातवाहनों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सातवाहन और कुषाणों ने पहली शताब्दी में भूमिदान को अक्षय निवि प्रणाली की प्रारंभ की, जिसका आशय भू राजस्व का स्थायी दान। अक्षय निवि दो शब्दों से मिलकर बना है, अक्षय और निवि। अक्षय का अर्थ जिसका क्षय न हो और निवि का अर्थ है मूलधन, यानी जब जमीन है तो आप, जमीन तो कभी क्षय होगी नहीं, आप उसके केवल टैक्स रेवेन्यू से बैठ के खाइए। ठीक है, अगर इस दौर के शिल्प की बात करें तो ये वो काल है जहां पे अब धीरे धीरे शिल्प का विकास हो रहा है। इस काल के ग्रंथों में जो शिल्पियों के जितने प्रकार मिलते हैं उतने पहले के अभिलेखों में नहीं मिलते। मौर्य काल के दिग्घ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसाय, कितने बेटा? 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है और इसी काल में महावस्तु में जो है राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का उल्लेख है। मिलिंद पन्हों में 72 व्यवसाय गिनाए गए थे, जिसमें से 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबंधित है। अगर इसके अतिरिक्त बात की जाए तो मिलिंद पन्हों में उल्लिखित व्यवसायों में 8 क्या है? सोना, चांदी, तांबा, टिन, शीशा, पीतल, लोहा आदि धातुओं से संबंधित है। ठीक है, अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो अधिकतर जो शिल्पी थे वो नगरों में रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे अवशेष भी मिले हैं कि जहां पे ये पता चलता है जो शिल्पी थे ये गांव में थे। तेलंगाना स्थित करीमनगर में एक गांव बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग, एक ही गांव में अलग अलग मोहल्ले में रहते थे और वहां पे कृषि मजदूर दूसरे छोर पे बस, यानी कृषि मजदूर भी थे जो उसी गांव में दूसरे छोर पे बस रहे थे। ठीक है, अगर व्यापारिक प्रगति के कारणों की बात करें तो यहाँ पे जो व्यवसायी थे उनके संगठन श्रेणियों, जैसे आज का अगर देखें तो आज के तमाम व्यापारिक श्रेणियां दिख जाएंगे आपको, व्यापारिक संघ दिख जाएंगे। ठीक है, वैसे ही उस समय पर व्यापारिक संघ थे जिन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणियां कहा जाता था। व्यापारिक संघ क्या थे? श्रेणियां थे। ठीक है, व्यापारियों ने श्रेणी का गठन किया, जैसे आज फिक्की है। ठीक है, व्यापारियों ने भी श्रेणियों का गठन किया। श्रेणियों का प्रमुख संकेंद्र मथुरा तथा जो पश्चिमी दक्कन के गोवर्धन नगर नामक नगर में था। ये श्रेणियां व्यापार के अलावा महाजनों का कार्य करती थी। मथुरा क्षेत्र के एक लेख से पता चलता है एक प्रमुख ने आटा पीसने वाले कारीगर के पास धन जमा कराया था ताकि वे
उसकी मासिक आय में से लगभग 700 ब्राह्मणों का निर्वाह कर सके। इस तरह विदिशा के हस्तदंत जो है शिल्पियों की एक श्रेणी की सोच स्तूप के चारों ओर कटघरों तथा प्रवेश करने पर पाषाण शिल्प उत्कीर्ण करवाना था प्रवेश द्वारों पर। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी का अपना तमगा, पताका और मुहर, पताका मतलब झंडा, और मुहर होती थी। अगर मौर्योत्तर काल की राज व्यवस्था की बात की जाए तो ये उल्लेखनीय बात यह है कि ईसा पूर्व दूसरी तथा पहली शताब्दी में उत्तर भारत में कम से कम 1 दर्जन ऐसे नगर थे जो लगभग स्वशासी संगठनों जैसा काम करते थे। जैसे आज का 73वां और 74वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत की बात की गई। इन नगरों में व्यापारिक जो संघ थे वो सिक्के जारी करते थे। तक्षशिला में उत्खनन से प्राप्त हुए 5 सिक्कों में निगम शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गांधी को, जिसका अर्थात गंध विक्रेता है, किंतु वास्तविक अर्थ व्यापारिक संघ है। यानी जो गांधी शब्द बना वो गंध से बना, और गंध का शाब्दिक अर्थ गंध का विक्रेता है, किंतु ये क्या था, वास्तव में व्यापारियों का एक संघ था। ठीक है, और संघ के सिक्के कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र में पाए गए, इलाहाबाद, कौशाम्बी। ठीक है, अब त्रिपुरा, माहिष्मति, विदिशा, एरड़, माध्यमिका, वाराणसी आदि नगरों के नाम भी इस पर अंकित है। यानी जहां पे श्रेणियां रहती थी अपने श्रेणी का नाम, और जिस नगर में रहती थी उस नगर का नाम वो क्या करती थी, अंकित करती थी। इसके अलावा अगर देखें तो प्रमुख उद्योगों की बात करें तो वस्त्र उद्योग की बात करें तो मौर्योत्तर काल का प्रमुख उद्देश्य जो उद्योग था वो क्या था, वस्त्र उद्योग था। पतंजलि मथुरा के साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका वस्त्र के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, अब ये चीज उरैयूर एवं अरिकमेड़ू में से ईंट से बने रंगाई के हौज मिले हैं। रंगाई के हौज कहाँ से मिले हैं, उरैयूर और अरिकमेड़ू से। किससे बने, ईंट के। अब लोहा, अगर लोहा और इस्पात की बात करें तो मैंने कहा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहा मिल गया, तो मौर्योत्तर काल में की बात करें तो यहाँ पे लोहा एवं इस्पात का प्रसिद्ध उद्योग था। लोहा और इस्पात की तकनीकी में भारी वृद्धि हुई। आंध्र का करीमनगर और नालकोंडा जिला के तेलंगाना क्षेत्र इसमें आते हैं। लोहा व इस्पात का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर लोहे के औजार, तराजू की डंडी, मूठ वाली फावड़े, कुल्हाड़ियाँ, हंसिया, फाल, उस्तरा और कलछुल आदि लोहे की धातुएं मिलती हैं। भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात पार्थियाई और अबिसिनियाई बंदरगाहों से होता था। अगर शीशा के उद्योग की बात करें तो भारत में शीशा ढालने की जानकारी ईसवी सन पहली शताब्दी ईस्वी में क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। ठीक है, नागकुंडा जिले के येल्लेश्वरम में मूर्तिकाएं और उनसे निर्मित सांचे सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। किसके, शीशा के। मूर्तियां और उसके सांचे कोंडापुर हैदराबाद में भी पाए गए हैं। रोम के शीशे की वस्तुएं तक्षशिला और अफगानिस्तान से मिली हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारा व्यापार रोम तक फैला हुआ था। यदि हस्तवंत उद्योग की बात करें तो ये हाथी के दांत के उद्योग की बात है जो इस काल में खूब पला फूला। विदिशा में हस्तदंत शिल्पियों का एक श्रेणी था। श्रेणी यानी वही व्यापारिक संगठन जिसने सांची के स्तूप की रेलिंग का मरम्मत करवाया था। भारतीय दंत शिल्प वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम से मिली, यानी वहां तक भी क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, इस समय लोहा गमज से, कहा, मगध से, नमक पंजाब से, हीरा कश्मीर से, कोयला विदर्भ से और कलिंग से, तांबा राजस्थान से,
मसाले दक्षिण भारत से प्राप्त किए जाते थे। कुषाण लोग सोना मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ी से प्राप्त करते थे, जो अब अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। अगर सिक्के की बात करें, यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर द्विभाषी लेख होते थे, एक तरफ यूनानी भाषा एवं लिपि में तथा दूसरी तरफ प्राकृतिक भाषा और खरोष्टी लिपि में। ठीक है, यानी एक तरफ वो अपना रखते थे, एक तरफ वो यहाँ का लिखते थे। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने, तांबा एवं चांदी के सिक्के चलाए। इससे इनके स्वर्ण सिक्के स्टेटर, क्या स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे? स्टेटर कहे जाते थे। इनका जो वजन था वो 133 ग्रेन था। ठीक है, इसके चांदी के सिक्के में द्रम यानी 82.2 ग्रेन का, हेमिद्रन 33.6 ग्रेन का तथा ओबाल का 11.6 ग्रेन का होता था। ठीक है, कुषाण शासकों के स्वर्ण सिक्के रोमन मानक के बराबर होते थे। कुषाणों ने सर्वप्रथम ही शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चाहिए, तो हमने कल भी जाना था, जो 124 ग्रेन के थे। हुनिस के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले से कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इसमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, शंकर यानी बलराम, उमा यानी पार्वती मिलती हैं। ठीक है, कुषाणों ने ही सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए, सबसे शुद्ध सोना के और सबसे अधिक चांदी के। अब सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। तो शीशे का सिक्का कौन जारी कर रहा है सबसे पहले? तो सातवाहन ने। इसके अतिरिक्त चांदी, तांबा, पोटान आदि के सिक्के भी इन्होंने चलाए। इनके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र होते थे। अगर इस काल के प्रमुख सिक्कों की बात की जाए तो जो सोने का सिक्का था वो निष्क स्वर्ण या पल ये नाम था। चांदी का सिक्का सतनाम नाम से जाना जाता था। तांबे का काकिनी और कारसापड़, यह सोना, चांदी, तांबा, रागा आदि मतलब लगभग इन धातुओं का बन सकता था। ठीक है, कारसापड़। अब व्यापार की बात करें तो भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप, खास करके रोम के क्षेत्र में हमारा व्यापार काफी फल फूल रहा था। ठीक है, यह व्यापार रोम के शासक ऑगस्टस, टाइबेरियस और नीरो के समय में था। सबसे अधिक व्यापार ऑगस्टस के काल में हुआ। इसमें स्वर्ण सिक्कों की सबसे अधिक संख्या प्राप्त होती है। यह व्यापार भारत के पक्ष में था। इससे भारत सालाना 55 करोड़ सेस्टर्स की आय होती थी। क्योंकि होता क्या था ना, देखिए खाने पीने का मिल ही जाता था और तो कोई दिक्कत थी नहीं हमें, तो हमें दुनिया से कुछ खरीदना तो था नहीं। दुनिया हमसे अगर ले जाएगी तो वो हमें अपना पैसा देगी, यानी अपना सोना देगी। इसीलिए तो हम सोने की चिड़िया कहलाए। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में रोम से सारा सोना भारत में पहुंच जाने पर प्रमुख तथ्य निम्नलिखित थे। दुख व्यक्त किया कि इस व्यापार की सहायता पहुंचाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोम को क्या कर रहे हैं, गरीब कर रहे हैं। अब देखिए, मानसून की खोज 58 एडी में हिप्पालन नामक ग्रीक नाविक की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका 77 ईस्वी में लैटिन भाषा में लिखा। पेरिप्लक ऑफ द एरिचिन सी, ठीक है, सी एरिचिन सी में लिखित ग्रंथ है जो 80 से 115 ईसा में अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखा गया। अगला है ज्योग्राफी। टालमी ने 150 ईस्वी में ग्रीक लिपि में लिखा। इस ग्रंथ का विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थिति को समझने के लिए बताया जाता है। ठीक, अब आते हैं प्रमुख बंदरगाहों पर। ठीक है, क्या प्रमुख बंदरगाह? ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिचियन सी, पेरिप्लस ऑफ द
रेचेंसी, जिसका अज्ञात लेखक है। ठीक है, में मौर्योत्तर काल के प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन है। कौन कौन से? तो पहला बैरीगाजा या भड़ीच, इसे ब्रिक क्या कहते हैं, इसे भृगुकच्छ भी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन प्रवेश द्वार है, पश्चिमी तट का। सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये भरोच क्या था, व्यापारिक क्षेत्र था। यहाँ की आयातित वस्तुएं इटली, यूनान और अरब की मदिरा प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त तांबा, टिन, जस्ता, मूंगा, पुखराज, मीठी तिपतिया घास, कांच, लहरताल, सूरमा, विभिन्न प्रकार के मरहम और सोने और चांदी की मुद्राएं आयातित की जाती थी। निर्यात में अगर देखा जाए तो हम मसाले, जटामासी, बालाबर्थम, नीलम, कछुए की हड्डी, पीठ की हड्डी, दांत के पीठ से एवं उससे बनी वस्तुएं, रेशम के वस्त्र शामिल थे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। तो बारबेरी, यह सिंध के मुहाने पे था। बारबेरिकम, यह सिंध के मुहाने पे था। यहाँ आयातित वस्तुएं छिम वस्त्र, पुखराज, मूंगा, लोहबान, कांच, मदिरा और सोने के सिक्के प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ से निर्यात किसका किया था? फिरोजा, नीलम, मलमल, रेशम, धागे, नील आदि का हम क्या करते थे? निर्यात करते थे। उसके अलावा अरिकमेडु जो आ चुका है, तो ये आधुनिक पांडिचेरी में स्थित बंदरगाह था। ठीक है, नाम क्या था? पेरिप्लस में क्या लिखा था? पेडोक। क्या लिखा है? पेडोक लिखा है। यहाँ 1945 में विस्तृत खुदाई में एक रोमन बस्ती मिलती है। यह रोम निवासियों की रुचि तथा उनके द्वारा दिए गए नमूने के अनुसार मलमल तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करके रोम भेजा जाता था। ठीक है, यहाँ से रोम की बनी अनेक वस्तुएं जैसे दीप का टुकड़ा, बर्तन, सुराही आदि प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ आयातित वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन, कांच एवं मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है, मंदिर जो है मदिरा एवं सोना जैसे मदिरा नहीं है, मदिरा है, मदिरा एवं सोना जैसे सिक्के का आयात जो है प्रमुख है। निर्यात की जाने वाली वस्तु में मलमल और का विशेष महत्व, मलमल और मोती। इसके अलावा अगर देखा जाए कोरकई जो पांड्यों का बंदरगाह है, ये कहाँ है? किचली में मिलता है, यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। और मुजरिश यह चेर राज्य में स्थित है, इसका नाम कैगनोर भी था। यहाँ सोने एवं चांदी के सिक्के आयात किए जाते थे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं, लंका से लाए गए मोती, मसाले, बालाबर्थम, उबटन, लोहे एवं लकड़ी से बनी वस्तुएं प्रमुख थी जिनका निर्यात किया जाता था। ठीक है, अब सैमिली एक चोल नाम है जो महाराष्ट्र में है। सौपारा आधुनिक महाराष्ट्र के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। नौरा आधुनिक नौर में है। डिंडिस यह आधुनिक पुन्नानी में है। मुसीरी या मुजरिस यह चेर राज्य में है। नेलसिंडा आधुनिक आंध्र में प्रदेश में है। बंदर चेर राज्य में स्थित बंदरगाह है। कमारा कावेरी पट्टनम में है। कोडाकसाला यह घंटासाला में है। और त्रामलिपि जो बंगाल में है। देखिए, मौर्योत्तर काल में इथोपिया से हाथी दांत और सोना आता था भारत में। भारतीय मलमल के लिए बाजार भी इथोपिया था। सोकोतारा का द्वीप डायस्कोराइट विनिमय का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भारतीय जलयान चावल, गेहूं, कपड़ा, दासियों को यहाँ से लाते थे और कछुए की पीठ की हड्डी यहाँ से लेकर जाते थे। चीन से भी व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था। चीन से हम चीन पट्ट, इसीलिए चीनी की वस्त्रों को हम लोग क्या कहते थे? चीन पट्ट कहते थे। जबकि बांस का नाम कीचक पड़ा गया। 65 ईस्वी में प्रथम बौद्ध प्रचारक चीन पहुंचे। यहाँ लोपांग की सुप्रसिद्ध
हार्स मोंटेसरी ने अपना आवास बनाया। ठीक है। पांड्य शासकों ने 25 ईस्वी पूर्व में भड़ौच से रोम को एक राजदूत वर्ग भेजा। इसमें चीता, तीतर, सर्प, कछुआ और एक भिक्षु तथा भुजा विहीन लड़का शामिल था। पांड्य शासकों ने 25 बीसी में भड़ौच से रोम को भेजा। ठीक है। यह राजदूत वर्ग 21 ईसा पूर्व अगस्टस के दरबार में पहुंचा। ठीक है। अब रोम वासियों की मसाला की मांगों के कारण भारत के दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार विस्तार हुआ। इससे भारत के पश्चिमी दक्षिणी घाट के नाविक जो वणिक थे उन्होंने पहल किया और वे जावा, सुमात्रा, मलावा, कंबोडिया, बोर्निया जैसे देशों में मसाला पैदा करने वाले देशों में पहुंच गए और वहां से ये लोग क्या हो रहे थे, मसाला लाकर दुनिया में बेच रहे थे। अब यही से वो जाने लगेंगे साउथ इंडिया वाले कहाँ, आसियान देश, और बाद में जब राज आएंगे तो वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है इनको जीतने की कोशिश करेंगे। चलिए इस क्लास में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।